नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान का जो हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो संविधान के विकास को क्रम को हम जो पढ़ चुके हैं 1773 से लेकर 1947 तक, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछली कक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और जो भी बच्चे अभी इस कक्षा में नए हैं या पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अगली वीडियो मिल सके। और इस संविधान के विकास की जो भी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न कहता है कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, किस एक्ट के तहत किया गया? तो जो 1813 का एक्ट यहाँ पर है, जो 1813 का एक्ट है हमने पढ़ा था, ये 1813 के एक्ट में चाय और चीनी के साथ व्यापार, फिर जो एकाधिक मतलब चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर जो अन्य व्यापार का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। अर्थात कंपनी की मोनोपोली को इस एक्ट में समाप्त किया गया था, बाकी कंपनियों को भी मौका दिया गया था। लेकिन जो चीन और चाय का व्यापार था उसको नहीं छेड़ा गया था, उस पर मोनोपोली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बरकरार थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम देखते हैं कि जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर था उसे ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी उस समय, बंगाल, बिहार और बंगाल, मुंबई और चेन्नई, मद्रास, उन तीनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तो जो इस एक्ट में पूछा गया है, मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट में किया गया था, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था। 1786 में क्या हुआ था? ठीक है, जब हम देखते हैं कि सेनापति का जो सैन्य प्रमुख होता था उसका पद भी कि कॉर्नवालिस की मांग के फलस्वरूप किसमें, जो गवर्नर जनरल था उसमें निहित किया गया था। इसी प्रकार से हमने 1793 का एक्ट भी पढ़ा था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछता है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। ये यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। क्योंकि शुरुआत में जब हम देखते हैं 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तब क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल में गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था और सारी सत्ता को केंद्रीकृत किया गया था। अर्थात जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के अधीन ही कर दिया गया था, जिसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास थी। और साथ ही वहाँ पर एक क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये पहला ही आंसर यहाँ पर सही होगा। लेकिन हमने उस समय पढ़ा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान जो नई दिल्ली में है उसके इस एक्ट से वो नहीं आया था। हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जब 1919 का एक्ट आता है तब 1919 के एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। तो इसके अलावा देखिए पिट्स का अधिनियम 1784 जो हमने देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बताया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे कंपनी के, उन्हें क्या कर दिया गया था, उन्हें पृथक कर दिया गया था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट हमने देखा था और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। साथ ही जो चार्टर एक्ट 1813 का फिर से आया, जो हमने देखा था कि कंपनी के जो चीन और चाय का व्यापार है उसको छोड़कर बाकी व्यापार पर मोनोपोली समाप्त कर दी जाती है। 1833 का एक्ट, 1833 का एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि क्या था, जिसमें जो गवर्नर जनरल का पद था जो बंगाल में पहले सृजित किया गया था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, उसे और केंद्रीकृत कर दिया जाता है और संपूर्ण भारत के क्षेत्र को किसके अधीन मान लिया जाता है, गवर्नर जनरल के अधीन।
क्योंकि अंग्रेज़ों का जो क्षेत्र था उसका भी विस्तार हो चुका था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट था उस समय का, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसी समय मैकाले भी चौथे सदस्य के रूप में जुड़े थे, जिन्हें हमें आधुनिक शिक्षा का जनक मानते हैं। ठीक है, तो मैकाले जो थे वो कहाँ से आए थे? इसी एक्ट से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा अगला एक्ट आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं उसके बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक परिषद। तो नियंत्रक परिषद जो है, नियंत्रक परिषद की स्थापना किस एक्ट में हुई थी? अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना किस में हुई? पिट्स इंडिया एक्ट में। और हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो इसमें पूछा गया है, तो हम देखते हैं 1919 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान में स्थापित है उसकी हुई थी। लेकिन जो अपेक्स न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस समय कहा गया वो कौन से एक्ट में था? नियामक एक्ट, अर्थात हिंदी रेगुलेटिंग एक्ट को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? नियामक अधिनियम। ठीक है, तो और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट द्वारा दी गई थी? तो वो था चार्टर एक्ट 1813। इसी एक्ट में, जिसमें मोनोपोली कंपनी की समाप्त की गई थी, नियंत्रक परिषद बनाया गया था। इसी में मिशनरियों को भी भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये देखिए चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। ठीक है, 1833 द्वारा ही गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य और नियुक्ति करने की दी गई थी, और विधि आयोग की भी स्थापना की गई थी। हमने देखा था उसी में लॉर्ड मैकाले भी देखा पिछले प्रश्न में। लॉर्ड मैकाले प्रथम जो शिक्षा का जनक भी जिन्हें कहा था, वो चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? यूपीआरओ में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो पिछले दो प्रश्नों में हमने यही प्रश्न अभी तक देखा है, जो कि 1813 के एक्ट में। ठीक है, 1813 के चार्टर एक अधिनियम में हम देखते हैं कि जो चाय के और चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार था, और इसी में ईसाई मिशनरियों को मतलब भारत के अंदर बसने की आज़ादी दी गई थी। तो ठीक है, यही एक था 1833 का जो चार्टर अधिनियम है। इसमें हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1853 का एक देखिए हम, जिसमें देखते हैं कि विधायी कार्यों को अलग किया गया, एक विधानमंडल बनाया गया, और साथ ही क्या किया गया था कि जो परीक्षाएं होती थी सिविल सर्विसेज की, उसके भारतीयों के लिए भी उसके दरवाजे खोले गए थे। 1873 का एक्ट है जो हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, अर्थात भारतीयों को प्रशासन में किसी भी रूप में किस एक्ट द्वारा एंट्री दी गई है? ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में जो 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसके द्वारा भारतवासियों को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। दरअसल 1833 की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 87, कौन सी धारा थी? जो 1833 के एक्ट में एक धारा थी 87 करके, उस धारा में ये कहा गया था कि जिस प्रकार से आज हमारे जो आप आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से, जैसे हमारा एक्ट है एक्ट 15 में क्या बोलते हैं कि मूल वंश, जाति, लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो स्वतंत्रता का अधिनियम है या समानता का अधिनियम है, उसमें हम देखते हैं
14 में विधि के समक्ष क्षमता है और 15 में क्या है, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, वंशक्रम, वर्ग। इस प्रकार से इसके कारण किसी भी स्थान अथवा पद अथवा सेवा का योग्य किसी को नहीं माना जाएगा, जिसके आधार पर ही भारतीयों को पहली बार क्या कहा जाता है कि इसमें प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना इस एक्ट द्वारा संभव बनाया गया था। तो 1833 के एक्ट में ये बात कही गई थी, जो बाद में हम देखते हैं कि 15 में भी हमें दर्शित होती है। 1853 का एक 1857 की क्रांति से पहले आया। अभी हमने देखा उस समय क्या हुआ, 3 बातें हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। विधायी कार्य को अलग किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 की क्रांति के बाद आया, जहां गवर्नर जनरल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी गई और एक वाइसराय का पद सृजित किया गया था, ठीक है। और 1861 का जो एक्ट आया था, एक काउंसिल एक्ट आया था, जहां देखते हैं विधानमंडल जो विधान परिषदें थी उनके आकार में वृद्धि की गई, प्रांतों में भी विधान परिषद का प्रावधान किया गया। और इसी के साथ जो देखते हैं क्या किया गया, इसी के साथ इसके अंदर पोर्टफोलियो व्यवस्था हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो इसी समय की गई थी, ठीक है। वीटो शक्ति मिली थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के एक्ट में की गई थी। तो ये सब हमने पढ़े हैं। अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये यूपीएससी प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो किस एक्ट में प्राप्त हुई। तो 1861 का जो अधिनियम है उसमें तो हम देखते हैं कि अभी तक 1860 में तो बजट कहाँ पेश किया जा रहा है, जब भारत सचिव का पद सृजित किया गया, भारत सचिव बजट पेश करते हैं, फिर 1860 में भारत में बजट का प्रावधान किया गया था। तब तक तो हमें बहस करने की तो बात ही नहीं आती। फिर देखते हैं कि 1892, तो ये 1892 का ही एक था जब हम बजट पर क्या किया गया था, बहस करने की आज़ादी या बहस करने के लिए पहली बार प्रावधान 1892 के एक्ट में किया गया था। इसी समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन को भी हम देखते हैं, ठीक है, 1892 के एक्ट में ही। उसके बाद देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया था, भारत परिषद में 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1919 में हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है। और 1919 के बाद 1919 के एक्ट के तहत ही 1919 के साइमन कमीशन भारत आया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हमने संघ की जो परिकल्पना किसमें देखी थी, 1935 के अधिनियम में। किसमें देखी थी, 1935 के अधिनियम में हमने देखते हैं कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा। यहाँ क्या पहला दिया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जो हमने अभी देखा, जो परिषद अधिनियम था, काउंसिल एक्ट था। और 1861 में इसमें हमने जो बातें थी वो पढ़ी थी कि किस प्रकार से प्रांतों में में भी विधायिकाएँ बनाई गई, केंद्र प्रांतों में साथ में। भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में देखा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके साथ पहले जो एक विधि सदस्य थे, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो पहले भारतीय इसमें आए थे। केएम मुंशी ने इसी एक्ट को क्या कहा था कि ये उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला गया है, ठीक है। इसी एक्ट में हमें क्या नज़र आता है, फूट डालो राज करो की नीति इसी में नज़र आती है। और इसे क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि मार्ले तत्कालीन कौन थे, वो भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे, वाइसराय थे, ठीक है। इसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1919 हमने पढ़ा, जब प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई।
ठीक है, क्योंकि इसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो हमने पढ़े हैं कि किस प्रकार से आंशिक उत्तरदायित्व प्रांतों में पहले लागू किया गया, उसके बाद साइमन कमीशन आता है 1935 में, फिर केंद्र में द्वैत शासन लागू होता है, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया जाता है। हालांकि गवर्नर के अधीन ही वो शासन होता है। तो जो 1919 का एक्ट हमने पढ़ चुका है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो इन तीनों एक्ट्स में संघीय व्यवस्था नहीं की गई थी। हम देखते हैं इन तीनों में संघीय व्यवस्था नहीं थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात किस में की गई थी, 1935 के एक्ट में संघीय व्यवस्था की गई थी, 1935 के एक्ट में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन को हम देखेंगे तो पहला इसमें जो आपको दिखता है 1909 का अधिनियम। तो 1909 के अधिनियम में हम देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली महत्वपूर्ण इसमें थी, जो मुस्लिमों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र नहीं अपितु प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी और आंशिक उत्तरदायी शासन लागू किया गया था। किसके एवज में हम देखते हैं कि जब 1917 में अगस्त घोषणा हुई थी, तो अगस्त घोषणा के अंदर देखते हैं कि जब होम रूल लीग आंदोलन चला था और होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त करने के लिए घोषणा की गई थी, और होम रूल लीग आंदोलन में यही मांग की गई थी कि हमें उत्तरदायी शासन दिया जाए, जिसकी ही प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने की घोषणा इस अगस्त घोषणा में की गई थी, जो 1917 में की गई थी। उसके बाद 1919 के एक्ट में प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन लेके आने की कोशिश की थी। हम देखते हैं कि जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय प्रांतों में बनाए गए थे, तो आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर उस पर शासन करता था या विधि बनाता था, और जो हस्तांतरित विषय थे वो कम महत्व के विषय थे, ठीक है, जहाँ वित्त का कंट्रोल नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें ही द्वैत शासन कहाँ लेकर आए थे, केंद्र में। तो ये इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये नहीं है। अब भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ठीक है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, तो हम देखते हैं 1892 में हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन देखा, परिषदों की जो संख्या बढ़ी वो हमने देखा, परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ी। 1909 का जो भारतीय काउंसिल एक्ट है, इसमें हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं अप्रत्यक्ष जो सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें लागू किया गया। उसके बाद 1919 का जो एक्ट है, इसमें ही द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार लागू की गई थी। तो आप देखिए 1935 में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। और जो 6 प्रांत हमने पढ़े थे जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। तो पहली बार जब द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में लाई गई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है, कौन सी मुख्य विशेषताएं थी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्य विशेषताएं थी, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी, इसमें द्वैत शासन लाया गया था 1919 में, हाँ लाया गया था, क्योंकि हम देखते हैं केंद्र में द्वैत शासन 1935 और 1919 में प्रांतों से ही द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखते हैं मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो ये इसमें गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किसमें की गई थी, वो 1909 के एक्ट में की गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण,
ये इसमें किया गया था। विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। प्रांतों को आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया था। और हम देखते हैं कि केंद्र के विषय और प्रांतों के विषय का बंटवारा किया गया था। ठीक है, 1935 के एक्ट में फिर सूचियाँ आई थी, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, जिसमें विषयों को अच्छे से संघ व राज्यों के बीच बांटा गया था। तो इसमें 1 और 3 सही हैं। तो देखिए सी, 1 और 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है, किस अधिनियम से प्रेरित है, ये हमें बताना है। तो 19 का पहला जो इसका है 1919 का एक्ट। तो 1919 का एक्ट हमने पढ़ा हुआ है, जहाँ क्या होता है, प्रांतों में सहायता दी जाती है, प्रांतों को आंशिक उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति है वो बेसिकली 1935 के भारत सरकार अधिनियम से दी गई है। ठीक है, हम देखते हैं कि हालांकि गवर्नर को जो अध्यादेश की शक्ति थी वो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जो वर्तमान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो 1935 के एक्ट से दी गई, क्योंकि इसी एक्ट में भारत को संघ बनाया गया था, जिसमें जो वर्तमान तक इसके कई एक्ट्स को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सबसे विस्तृत एक्ट था। ठीक है, तो जो भारत संघ बनाया गया था और उसमें जो गवर्नर जनरल को वाइसराय को शक्तियाँ दी गई थी, वहाँ से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को हमने शामिल किया है। ठीक है, हालांकि गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश देने की शक्ति थी वो पहले ही मिल चुकी थी वाइसराय को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? तो ठीक है, भारत सरकार के कौन से निर्वाचन 1919 में हम देखते हैं कि निर्वाचन का जो अधिकार है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अभी पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 में ही दिया गया था। तो 1919 के तहत सबसे पहले 1926 में चुनाव हुए थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बढ़ाएं। और राजस्थान पीसीएस में पूछा गया। इसके बाद जो ये 1937 है, तो 1937 में जो चुनाव हुए थे वो किससे हुए थे? 1935 के एक्ट से हुए थे। 1935 का जो एक्ट आया था उसमें प्रावधान किया गया था और उसके तहत ही ये चुनाव हुए थे। ठीक है, तो ये 1937 के चुनाव हुए थे। 1935 के एक्ट से 1945 के जो चुनाव हुए ये फिर से 1919 के एक्ट के कानून के अनुसार हुए थे। तो ये हमें 2 बातें याद रखनी होंगी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसमें ए और सी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया था केंद्र और राज्यों में? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 हमने पढ़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ा, जिसमें हम देखते हैं कि प्रांतों और राज्यों में कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया था। हालांकि जो भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन है वो 1935 के एक्ट से लिया गया, जिसमें कि केंद्र सूची और राज्य सूची 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी। और जो शेष विषय थे वो किस में थे? अवशिष्ट सूची में थे, जो किस पर निर्भर थी? जो वाइसराय उसके नियम में था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न 3। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक है, तो ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन जो बर्मा था वो 1900, यदि आप में से कोई जानते हैं तो बताएं और कमेंट करें। ठीक है, लेकिन जो बर्मा था वो 1935 के एक्ट द्वारा अलग किया गया था। 1935 के एक्ट में क्या प्रावधान था? भारत संघ बनाया गया था और बर्मा को अलग किया गया था भारत संघ से। ठीक है, तो ये 1935 का एक्ट था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
सर लायोनिल कार्टिस ने द्वैध शासन को जन्म दिया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू की गई थी, ये पूछा गया। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई, तो किस एक्ट द्वारा शुरू की गई। हमने देख लिया कि 1919 के शासन अधिनियम द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत की गई थी। हमने अभी पिछले प्रश्नों में भी देखा। यहाँ महत्वपूर्ण है कि सर लायोनिल कार्टिस ने द्वैध शासन प्रणाली को जन्म दिया। ठीक है, क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किसने द्वैध शासन को जन्म दिया, सर लायोनिल कार्टिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किस एक्ट के अधीन किया गया। भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन किस एक्ट में किया गया। हमने देखा कि विधि आयोग का गठन, हम देखते हैं कि विधि आयोग जब मेकाले पहले चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुए, उस समय विधि आयोग का भी गठन किया गया। तो आप कमेंट करके बताएं कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, प्रथम भारतीय जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे उनका नाम क्या था। ठीक है, प्रथम भारतीय, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि वो प्रथम भारतीय कौन थे जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। हम देख चुके हैं कि 1833 में ही मेकाले जो चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, जिन्हें भारत में शिक्षा का जनक माना जाता है, और इसी समय विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये महारानी का जो घोषणा पत्र था उसी को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है, तो जिन्होंने भी कमेंट किया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में चुने गए थे। तो ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट किया, जिनका प्रश्न सही है, उन्हें बधाई। जिला कलेक्टर के पद का गठन निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। तो अब देखिए कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे। बंगाल में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, जिसे गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 के एक्ट में बने। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और जो विलियम बेंटिक है वो 1833 में गवर्नर जनरल बने थे, और ये संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और इन्होंने, जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने ही कलेक्टर का पद सृजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, और यहाँ देखिए करजन जो थे, इन्होंने 1905 में क्या किया था, बंगाल विभाजन के समय ये थे गवर्नर। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप पढ़ें, याद करें। जिस प्रकार से 1687 में मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किया गया। ठीक है, तो प्रथम नगर निगम का गठन किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग को जिला कलेक्टर का पद निर्मित किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो हमें अभी प्रश्न देखा था। और बेंटिक द्वारा मंडल आयुक्त का पद निर्मित किया गया था, जिसे हम डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। कैनिंग ने पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ की थी। बजट प्रणाली, केंद्रीय विकेंद्रीकरण, ये सब पहली जनगणना 1872 में हुई, 1881 में। ठीक, तो इन प्रश्नों को आप पढ़ें, और ये जो चार्ट है या ये जो प्रश्न है और ये जो मुख्य प्रश्न, साथ में ये जो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।